इनफैक्ट अंतरिम बजट जो चुनाव से पहले कल भारत सरकार का पेश किया गया, तो उसमें जो हमारी उम्मीदें थी सरकार की, हिमाचल प्रदेश की या लोगों की प्रदेश की, हमें लगता उस बात पे खरा नहीं उतरा है। एज यूजुअल बजट हर साल पेश करती हैं सरकारें, अब ये केवल आंकड़ा हो गया है। योजनाएं हमेशा लंबी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि एक वर्ष में ये योजनाएं आगे नहीं बढ़ती हैं। और ख़ास तौर पे हमको उम्मीद थी कि जो आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ और उसके 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान के हमने सारे जो कागज़ थे वो भारत सरकार को सौंपे थे, और हमें लगता था कि उसके एवज़ में हमें भारत सरकार को विशेष पैकेज के तौर पे कुछ हिमाचल प्रदेश के लोगों की मदद होनी चाहिए थी। एज यूजुअल इस बजट में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, और वैसे भी ये अंतरिम बजट है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं हुई। मध्य वर्ग के जो लोग हैं, जिनको उम्मीद थी कि हमको सैलरीड पर्सन है, इनकम टैक्स में कुछ रिबेट मिलेगा, वो भी नहीं मिला। और कोई ख़ास योजनाएं भी हमको जो है रेलवे की बात करें या और दूसरे क्षेत्र में करें, टूरिज़्म के क्षेत्र में करें, तो कोई बड़ी बात इस बजट में नहीं दिखी। और प्रदेश की बात करें या देश के लोगों को जो एक उम्मीद थी, ये एक बड़ी दूर की बातें इसमें की कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम इन्वेस्ट करेंगे, वो तो लगातार आगे बढ़ना है समय के साथ। तो एक निराशाजनक रहा। जिस प्रकार की उम्मीद हमें थी कि हमें कुछ आपदा के दौरान जो नुकसान हुआ उसकी कुछ स्पेशल पैकेज के तौर पे जो राहत मिलने की उम्मीद थी, उस पे भी ये हमें निराशा ही इस बजट से लगी। उसके अलावा हम बात करते हैं कि आज देश में 75 साल से बड़ा ज़्यादा समय देश को आज़ाद हुए हुआ लोकतंत्र में हम रहते हैं, लेकिन आप देखें कि दुर्भाग्यपूर्ण हमने किसी ने भी इस प्रकार की कल्पना नहीं की कि लोकतंत्र 75 या 77 साल बाद इस दिशा में जाएगा कि लोकतंत्र का सीधा सा मतलब था कि लोगों द्वारा चुने हुए लोग सरकार को चलाएंगे, सिस्टम को चलाएंगे। अब देखिए, जो हाल ही में चंडीगढ़ में जिस प्रकार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ का चुनाव हुआ, और वहाँ सीधे तौर पे सारी दुनिया को इस चीज़ को इस बात का इल्म था कि वहाँ बहुमत जो है कांग्रेस और आम आदमी के पास था, और उसको दरकिनारे करते हुए किस प्रकार वहाँ आउट ऑफ द वे भाजपा ने अपने मेयर को बिठाया। तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर लोकतंत्र की कल्पना 75 साल बाद इस दिशा में जा रही है, फिर उस चुनाव का क्या मतलब है जो लोग चुनते हैं, या उस बहुमत का क्या मतलब है जो लोगों में लोकतंत्र में अहमियत रखता है। अगर आपने ताकत के दम पे ही ये सब करना है, तो चुनाव कराने की आवश्यकता क्या है देश में? लोकतंत्र किस बात का है? तो वो एक अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि आपने 8 वोट को इनवैलिड कर दिया और धक्के पे और जोर पे, ताकत के दम पे भाजपा का मेयर वहाँ बना दिया। ये ठीक है कि लोगों की इस पे नज़र है, लोगों ने इस बात को समझा है कि ये सही नहीं है, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो समझते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग करके इस तरह से लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा सकता है। मैं समझता हूँ इसमें सफलता नहीं मिलेगी। और इससे बड़ा उदाहरण आप देखिए कि अगर आप झारखंड की बात करें कि वहाँ के मुख्यमंत्री को अगर अरेस्ट किया ईडी ने, तो उनकी सरकार तो बहुमत में है, नंबर तो आज भी उनके पास है। गवर्नर साहब के पास गए कि हमें सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता है? गवर्नर साहब कहते हैं कि हमें जो है एक्सपर्ट्स की राय लेनी। भाई, बहुमत साफ है, आपके सामने पेश किया है। अब वो एक्सपर्ट कहाँ बैठते हैं जिनसे आप राय लेते हैं? क्या वो दिल्ली में आका है, उनसे राय लेते हैं? वो एक्सपर्ट है कि किस प्रकार उनकी सरकार तोड़नी है, किस प्रकार उनके एमएलएज तोड़ने हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, बहुमत की सरकार को तोड़ने का काम भारत सरकार करती है? ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है देश के लिए। लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। व्यक्ति विशेष कभी होगा और कभी कोई किसी की सरकार होगी और कभी नहीं होगी, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है। और आप देखिए कि आज ये हालात है देश के अंदर, अगर आप हमारी विचारधारा के साथ सहमत नहीं हैं, तो आप अपने चुने हुए लोगों को, एमएलओ को बसों में भर के चार्टर करके दूसरे राज्यों में ले जाने पड़ेंगे। क्या कभी किसी ने ये कल्पना की थी कि लोकतंत्र का ये स्वरूप भी होगा? लोकतंत्र का सीधा सा मतलब था, बड़ी बड़ी सरकारें छोड़ देती 1 मिनट में। जैसे लोगों का आदेश आता है कि आप बहुमत में नहीं हैं
तो लोग जाते हैं, अपना इस्तीफा देते हैं और दूसरों को लोग आगे सौंपते हैं सत्ता। ये कौन सा तंत्र है कि आपको आज पूरे एमएलए बसेस में भर के उनको सिक्योरिटी में कि कहीं हमारे एमएलए ना खिसका दे? ये कौन सा तंत्र चल रहा है देश में? आप क्या शो करना चाहते हैं? जहां आपसे सहमत नहीं है लोग, उनके लिए ईडी का शरेआम खुले तौर पे मिसयूज हो रहा है, विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए, विपक्ष के नेताओं को कमज़ोर करने के लिए, विपक्षी दलों को कमज़ोर करने के लिए। ये एक चिंता का विषय है। देश के लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि आगे जाके क्या लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या इसको खतरा है। पूरी तरह से हमारी सरकार और संगठन लोकसभा के चुनाव के लिए तैयार है। हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 वर्ष में जो प्रदेश हित में फैसले लिए उसको हम लोगों के बीच लेके जाएंगे। और मैंने अभी जिक्र किया कि किस प्रकार हमारी सरकार गाँव में लोगों के बीच जा रही है और किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है। हम मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे, संगठन भी और सरकार भी। हमें पूरा उम्मीद है जो 1 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश लोगों ने जो फैसला लिया, जो सरकार बनाई, मैं एक चीज़ और तय करना चाहता हूँ कि प्रदेश के लोग और मतदाता बहुत जागरूक हैं। वो समझते हैं कि जिस सरकार को हमने चुना है, इसी सरकार ने 5 साल हमारे लिए काम करना है, सेवा करनी है। तो लोगों को इस बात का पूरा ये है कि हिमाचल प्रदेश में तो प्रदेश की सरकार काम करेगी, जिसके मुख्य ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है। हम अगले 4 वर्ष भी लोगों की सेवा करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, लोगों की सेवा भी करेंगे। और जो लोगों ने मत दिया था पिछले दिसंबर में 22 में, वो अभी 4 साल और चलने वाला है। और हम जो कमिटमेंट्स, जो वादे हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों से किए, उसमें काफ़ी पूरे हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और उससे आगे बढ़ के काम किया है, जो वादे किए थे उनसे आगे बढ़ के काम किया है। तो ये ऐसा नहीं है कि प्रदेश के लोग समझते नहीं हैं। खास तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री जी को इस तरह की बयानबाजी करने से पहले अपना कार्यकाल देखना चाहिए कि किस प्रकार ओपीएस को लेके 3 वर्ष तक लाखों कर्मचारी सड़कों पे उनके पीछे घूमते रहे, किस प्रकार प्रदर्शन करते रहे। क्या आपने उनकी सुध ली? क्या आपने कोई फैसला किया? हमारी सरकार ने और पार्टी ने जो कमिटमेंट की उसको पूरा किया। ओपीएस बहाल किया 1,36,000 कर्मचारियों को। तो ये सरकार कर्मचारी हितैषी है। मैं समझता हूँ जयराम जी की मजबूरी है, विपक्ष में होने के नाते उनका सरकार का विरोध करना एक मजबूरी बन गई। लेकिन मैं एक समझता हूँ कि विपक्ष को भी ये समझना चाहिए, आपको राय देनी चाहिए। कोई अच्छी राय प्रदेश हित में है तो आप दें, सरकार उसका स्वागत करेंगे। केवल मात्र औपचारिकता के लिए जो है आप सरकार का और सरकार की स्कीमों का विरोध करेंगे, उससे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। हाँ, आपको जहाँ कोई कमी नज़र आती है, आप सुझाव के तौर पे मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखें कि ये सुझाव हमारे इसमें हो सकते हैं। तो हम भी समझे कि विपक्ष का काम केवल विरोध करने का। और ख़ास तौर पे आप यही बात कर रहे हैं कि 1 साल में सरकार फेल रही। आप तो 5 साल में कर्जों का बोझ बढ़ा के गए इस प्रदेश पे। डबल इंजन बोलते रहे और कुछ नहीं किया, केवल कर्जा लेके ही इस प्रदेश को चलाते रहे। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा आपकी देन है, 11,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज आपकी देन है। आपको क्या नैतिकता है इन प्रश्न करने की? आज जो प्रदेश की आर्थिक हालत हुई है, आपके 5 साल में जो पूरी तरह से मिसमैनेज्ड रहा, वो हम उसको ठीक करने में लगे हैं कि उसको कैसे आगे आने वाले वर्षों के लिए ठीक करना है। और आप बताएं प्रदेश की जनता को कि आपके 5 साल के कार्यकाल में कौन सा स्पेशल पैकेज डबल इंजन की सरकार से मिला। 14,500 करोड़ रुपए का आपने लास्ट ईयर में कर्जा लेके प्रदेश को चलाया। खजाना आप खाली करके गए। ये प्रदेश के लोगों का अधिकार है कि उनको सही चीज़ जाननी चाहिए और सही चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को साफ कहा है कि प्रदेश के लोगों को पूरा अधिकार है कि सरकार के पास क्या हिसाब किताब है, क्या होना चाहिए, उनको जानने का। इसी वजह से हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार इस बात को लोगों के डोमेन में इस बात को रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।